हेलो एवरीवन, मैं जीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का फोरम आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप थंबनेल के माध्यम से समझ ही पा रहे होंगे कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भूकंप की। तो कहीं ना कहीं ये न्यूज में तो रहा होगा, है ना। ओवरऑल अगर आप इसे देखेंगे तो आप इसको GS1 के ज्योग्राफी वाले सेक्शन से जोड़कर देख सकते हैं। अर्थक्वेक पर आपको प्रीलिम्स में और एज वेल एज मेंस में दोनों में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगर आप 2024 का पेपर उठा के देखेंगे या 25 का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको एक क्वेश्चन जो है अर्थक्वेक पर देखने को मिलेगा प्रीलिम्स में। इवन यूपीएससी ने मेंस में भी अर्थक्वेक पर सवाल पूछा हुआ है। तो आइए अर्थक्वेक के बारे में जो सारी की बेसिक चीजें हैं उनको जान लेते हैं। जैसा कि आप इस अर्थ जो बेसिकली अखबार की कटिंग के थ्रू समझ सकते हैं कि रिसेंट में हुआ क्या है कि जापान में आपको भूकंप देखने को मिला है 7.7 मैग्नीट्यूड का। अच्छा, जब मैं ये कह रहा हूं कि इतने रिक्टर स्केल पे या इतने मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है, इतनी इंटेंसिटी का भूकंप आया, तो इसका मतलब यहां पर दोनों मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी अलग अलग है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो रिसेंट में आपको जापान में भूकंप देखने को मिला है 7.4 मैग्नीट्यूड का और काफी स्ट्रॉन्ग वीकेंड से अर्थक्वेक हमें देखने को यहां पर मिला है। ठीक है, वहीं अगर इसकी लोकेशन की मैं बात करूं तो यहां पर देखिए ये पूरा के पूरे जापान के अलग अलग आइलैंड्स हैं। ठीक है, और यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको ये जो BBC का एक तरीके से एक स्क्रीनशॉट मैंने यहां पर लगाया हुआ है, जो भी आपको बता रहा है कि देखो यहां पर भूकंप आपको देखने को मिलेगा और इतने मैग्नीट्यूड का भूकंप है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं भूकंप के बारे में। जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे जापान में भूकंप आना ना कोई नई बात नहीं है। ठीक है, अब जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मान लो जिन्होंने अभी तक अटेम्प्ट नहीं दिया या शुरू में एंट्री की है, उनको तो पता, उनको बेसिकली नहीं पता होगा कि क्यों आता है, कैसे आता है, रिंग ऑफ फायर क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, उनको नहीं पता है, लेकिन वो धीरे धीरे सीख जाएंगे। ठीक है, और जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं उन्हें पता लग जाएगा कि हाँ भाई भूकंप क्यों आता है, रिंग ऑफ फायर क्या है, जो की टर्म्स में बता रहा हूँ, जो वर्ड्स में बता रहा हूँ, आपको तुरंत समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो भूकंप आना जापान में कोई नई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ना तो नई बात है ना बड़ी बात है, भूकंप वहां पर आता रहता है। क्यों? क्योंकि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में वो आता है। ठीक है, और प्लेट टेक्टोनिक में आपने अलग अलग बाउंड्रीज पढ़ी होंगी। एक अभिसारी सीमा कन्वर्जेंट बाउंड्री पढ़ा होगा, डाइवर्जेंट पढ़ा होगा और एक पढ़ा होगा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो ये कन्वर्जेंट बाउंड्री वाले हिस्से पर है। ठीक है, तो यहां पर इसके बारे में हम जानेंगे। तो बेसिकली एक चीज मैं अगर आपसे पूछूं इस ओवरऑल सिनेरियो में कि भूकंप क्या है, तो आप बहुत ही नॉर्मल सी भाषा में ये बताएंगे सर शेकिंग ऑफ अर्थ है, भूमि का हिलना है, उससे ज्यादा कुछ है नहीं भूकंप। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब क्रस्ट जो है उसमें आपकी जो ऊर्जा है वो एक जगह संकेंद्रित हो जाती है, उसके बाद जब भूप्रपर्टी के माध्यम से वो बाहर निकलती है तो उसमें भूमि में कंपन देखने को मिलता है और उसी को हम क्या कह देते हैं कि ये क्या है, भूकंप है। ठीक है, आसान भाषा में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें भूकंप की, है ना, तो ये डायग्राम आपके लिए बड़ा जरूरी है। ये आपको एनसीईआरटी में भी देखने को मिल जाएगा, थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेनेशन बताई हुई है, इसमें किया हुआ है एक्सप्लेन, बट हाँ इस टाइप का डायग्राम आपको एनसीईआरटी में भी देखने को मिल जाएगा। तो भूकंप में जैसे जो तरंगे हैं वो दो टाइप की होती है नॉर्मली, जिनको हम पढ़ते हैं। वन इज पी वेव, है ना, और सेकेंड इज एस वेव। ठीक है, पी वेव, एस वेव, एक तो ये पढ़ना है हमें पहला तो। ठीक है, ये क्या होती है? पी से प्राइमरी प्राथमिक तरंगे, एस से होती है सेकेंडरी वेव। ठीक है, द्वितीयक तरंगे। अब प्राथमिक क्यों है? क्योंकि भाई जो सिस्मोग्राफ होता है उसमें सबसे पहले नोट होती है आपकी पी वेव, फिर होती है एस वेव नोट, इसलिए इसको प्राइमरी और सेकेंडरी बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर दो वर्ड और आप देख रहे होंगे, एक देख रहे होंगे फोकस, ठीक है, और एक आप देख रहे होंगे यहां पर एपिसेंटर। यहां पर एपिसेंटर सरफेस पर होता है एंड फोकस यहां पर जहां से भूकंप का उद्गमित जो है होता है वो होता है बेसिकली फोकस। ठीक है, और फोकस को क्या कहते हैं? हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जहां से भूकंप बेसिकली ओरिजिनेट हो रहा है, जहां से भूकंप बेसिकली ओरिजिनेट हो रहा है, उस बिंदु को, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस। तो इसलिए हमेशा ये देखा जाता है कि फोकस कहां पर है, हाइपोसेंटर कहां पर है इसका। और जहां महसूस किया जा रहा है बेसिकली इसके जस्ट राइट एंगल पे अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये पहुंचा है सबसे पहले, तो इसको क्या कहते हैं? एपिसेंटर।
क्या कहते हैं? एपिसेंटर कहते हैं। ठीक है, तो फोकस, हाइपोसेंटर और एपिसेंटर में क्या डिफरेंस है तो आपको पता लग गया होगा। फोकस और हाइपोसेंटर दोनों ही एक है, जहां भूकंप का उद्गमन हो रहा है या उद्गमित हो रहा है भूकंप, और जहां पर राइट एंगल पर 90 डिग्री पर जहां पर महसूस हो रहा है वहां पर बेसिकली क्या कहते हैं उस पॉइंट को एपिसेंटर कहा जाता है। अब ये देखो यहां से इस घर तक जा रही है ये पी वेव, ठीक है, ये जा रही है पी वेव, देखो, और इस पी वेव को देखोगे तो ये बहुत ज्यादा कॉन्टिन्यूस और बहुत ज्यादा स्पीड से जा रही है, जबकि एस वेव अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से जा रही है, आराम आराम से जा रही है, तो मतलब डिस्ट्रक्टिव जो है एस वेव ज्यादा है। ठीक है, पी वेव की अगर मैं बात करूं तो ये होती है आपकी प्राइमरी वेव यानी कि प्राथमिक तरंग। ये प्राथमिक तरंग जो है आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी कहां पर? सिस्मोग्राफ पर। और जो प्राइमरी वेव है इसकी स्पीड जो है वो सेकेंडरी वेव से ज्यादा होती है। अच्छा, ये कम नुकसानदायक होती है। आप ऐसे समझो कि बहुत ज्यादा स्पीड में कोई आया और तेजी से चला गया तो थोड़ा सा एक झटका लगा और फिर उसके बाद तुरंत से चीजें सामान्य हो गई। लेकिन सेकेंडरी वेव जो है उसकी स्पीड क्या होती है? कम होती है एस सेकेंडरी वेव की पी वेव से। अच्छा, प्राइमरी वेव जो है वो तीनों मीडियम में चलती है, चाहे वो अलग अलग स्पीड से चलती है लेकिन चलती जरूर है, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो तरल हो, चाहे वो गैसियस मीडियम हो, तीनों के तीनों मीडियम में चलती है। लेकिन जो सेकेंडरी वेव है उसकी खास बात ये है केवल और केवल ये ठोस में चलती है। ये मौलिक अंतर जो है बेसिकली इसमें ये है। और सेकेंडरी वेव जो है वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है पी वेव से। ठीक है, आप ऐसे समझिए कि इस तरीके से कोई स्पीड में आया और चला गया तो वो कम नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अगर कोई नॉर्मली आराम आराम की स्पीड से और जो तरंग है वो ज्यादा ऊपर नीचे दोलन ज्यादा हो रहा है तो जब आप देखोगे तो वो आपको ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, तो यहां पर आई होप ये समझ में आ गया होगा, है ना। पी वेव अगर आप देखोगे तो यहां पर ये क्या होती है? कंप्रेशनल होती है, कि भाई कंप्रेस होती है फिर आगे चलती है, कंप्रेस होती है फिर आगे चलती है, फिर कंप्रेस होती है फिर आगे चलती है। तो ये कौन सी वेव होती है? आपकी पी वेव होती है। जबकि एस वेव अगर आप देखोगे तो देखो किस तरीके से चल रही है, ज्यादा नुकसानदायक होती है। तो यूपीएससी ने यही सवाल पूछा था जो कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसमें से कौन सी ट्रांसफर वेव्स हैं, कौन सी लॉन्गिट्यूडनल हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, तो इसकी किसकी डायरेक्शन टू एंड फ्रो है, ठीक है, कौन कंप्रेशनल है, वो तो खैर मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन ये इस तरीके से पी वेव और एस वेव एक्चुअली चलती है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये कंप्रेशनल वेव है, तो पहले क्या है? संकुचित होती है फिर फैलती है, फिर संकुचित होती है फिर फैलती है। ये बेसिकली आपकी परपेंडिकुलर चलने का प्रयास करती है। ठीक है भाई, ऊपर उठती है फिर नीचे आती है, फिर ऊपर उठती है फिर नीचे आती है। तो एस वेव ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है और ये केवल किस में चलती है? ठोस में चलती है। इसलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो सेकेंडरी वेव है उससे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में भी बेसिकली हमें उसे समझने में भी मदद मिलती है। अगर आपने देखा होगा तो एनसीईआरटी में एक डायग्राम होगा यहां से कि इस तरीके से डायग्राम दिया होगा एनसीईआरटी में, और यहां पर बताया होगा कि भाई एस वेव का जो छायांकित क्षेत्र है, शैडो जोन जो है एस वेव का, वो ज्यादा बड़ा है। पी वेव का छायांकित क्षेत्र उतना बड़ा नहीं है जितना एस वेव का है। तो इससे हमें पता लगता है कि पृथ्वी एक स्टेज के बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर ये लिक्विड में है। क्यों? क्योंकि सॉलिड जो सेकेंडरी वेव है वो केवल और केवल कहां पर चलती है? ठोस में चलती है। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें क्लियर हो गई। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां पर आपने वर्ड देखा होगा दैट इज रिक्टर स्केल, है ना। हम ये कह रहे हैं इतने रिक्टर स्केल का भूकंप आया है। ठीक है, तो अगर आप यहां पर देखोगे तो जैसे 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, मतलब स्ट्रॉन्ग है ना, मेजर, और ये बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव जो भूकंप है वो देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो मर्कली स्केल क्या होता है? मर्कली स्केल क्या करता है कि भूकंप की जो किस रिक्टर स्केल का भूकंप है उसको मापता है। तो 1 से 12 तक यहां पर हम देखते हैं, और इसमें अगर हम देखें तो 6 और 7, जैसे अगर आप देखोगे 7 है तो बेसिकली 7 पे क्या करना चाहिए? 8 रिक्टर स्केल का भूकंप है तो क्या करना चाहिए? 9 का है तो क्या करना चाहिए? ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए। और एक होती है इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड के अलावा एक होती है इंटेंसिटी, है ना। इंटेंसिटी रिक्टर स्केल से बेसिकली अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है वो मापा जाता है, और एक होती है इंटेंसिटी, मतलब कि अर्थक्वेक कितना डिस्ट्रक्टिव है, अर्थक्वेक ने कितना नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, तो ये क्या होती है? इंटेंसिटी होती है अर्थक्वेक की, जो अलग अलग तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है, अब
जो भी बच्चों ने आज तक, जो भी मैं वीडियो को इस तरीके से बना रहा हूं कि जो भी बच्चे इसको देखें या कोई भी इसको अगर देख रहा हो तो उसको ये समझ में आए कि भारत में भूकंप आने की, भारत में, जापान में या वर्ल्ड में कहीं भी भूकंप आता है तो उसका एक ही सोर्स होता है। सोर्स क्या होता है बेसिकली, या तो ज्वालामुखी के उद्गार की वजह से हो सकता है, उसके पीछे भी एक ही कारण होगा, दैट इज प्लेट टेक्टोनिक। तो जिनको प्लेट विवर्तनी के बारे में पता है उनको भूकंप, ज्वालामुखी सब बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। जैसे प्लेट विवर्तनी की, जैसा कि अगर मैं आसान भाषा में कहूं कि हम सारे के सारे जो भारतीय हैं जो रह रहे हैं वो हम रह रहे हैं बेसिकली इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर। हम देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो बेसिकली क्या है, आपकी प्लेट है। और उसके ऊपर जो हमें यूरेशियन वाला पार्ट दिखता है वो बेसिकली क्या है, यूरेशियन प्लेट है। तो यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट जब टकराई है, ठीक है, यहां से अगर मैं बात करूं तो यूरेशियन प्लेट और भारतीय जो प्लेट है वो टकराई है, तो इसकी वजह से यहां पर यंग फोल्डेड माउंटेन आपका हिमालय का निर्माण हुआ है। तो प्लेट जो होती है या प्लेट विवर्तनी की जो होती है वो तीन प्रकार की होती है, तीन टाइप के मार्जिन उसके होते हैं। एक आप देखोगे डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट में क्या होता है कि प्लेट क्या होती है, एक प्लेट दूसरी प्लेट से अलग जा रही होती है, ठीक है। मान लो कि ये प्लेट इससे रूठ गई है ना। एग्जांपल मैं अगर दूं, अगर आपने अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर के बारे में सुना होगा तो वहां पर एस आकार की रिज देखने को मिलेगी, एस आकार का कटक आपको देखने को मिलेगा। वो क्या है आपका, वो क्या है आपका रिज, किस वजह से बन रही है, बिकॉज अटलांटिक प्लेट जो है वो बेसिकली एक दूसरे, अटलांटिक में जो रिज बन रहा है क्योंकि प्लेटें एक दूसरे से, जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से अलग जा रही है। एक और एग्जांपल मैं देता हूं आपका डाइवर्जेंट बाउंड्री का, क्योंकि अगर आपने अफ्रीका को देखा होगा तो आजकल न्यूज में यह भी चल रहा है कि अफ्रीका बेसिकली दो हिस्सों में टूट रहा है, अफ्रीका दो हिस्सों में स्प्लिट हो रहा है और भविष्य में नया एक सी ओशन हमें देखने को मिल सकता है। क्यों मिल सकता है, क्योंकि अफ्रीका में दो प्लेट्स हैं, एक तो अफ्रीकन प्लेट तो खैर पूरी है ही है, उसमें भी जो माइनर प्लेट्स हैं, छोटी प्लेट्स हैं, एक है सोमालियन प्लेट, एक है नुबियन प्लेट। सोमालियन प्लेट और नुबियन प्लेट जो है एक दूसरे से अलग हो रही हैं, तो अफ्रीका जो बेसिकली अफ्रीका में रिफ्ट घाटी बन रही है, अफ्रीका दो अलग अलग हिस्सों में बेसिकली टूटना देखने को मिल रहा है कि वो दो अलग अलग हिस्सों में बट रहा है। वहीं एक होती है कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री में आप ऐसा समझिए कि दो प्लेट एक दूसरे से आपस में क्या होती हैं, टकराती हैं। अब जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराती है तो यहां पर खास बात यह है कि जो भारी प्लेट होती है, जैसे दो प्लेट एक दूसरे के पास आई और भारी प्लेट जो है हल्की प्लेट के नीचे क्या हो जाती है, छेपित हो जाती है, छेपन हो जाता है। जैसे आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा बेनी ऑफ जोन जब भी बनता है आपका, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे क्या हो जाती है, छेपित हो जाती है। अगर हम यहां पर बात करें तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने की वजह से जो इंडियन प्लेट है, वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, वो छेपित हो रही है यूरेशियन प्लेट के नीचे। इसकी वजह से हिमालय जो है वो आपका बना है। या अगर हम बात करें पैसिफिक प्लेट की वजह से एक अमेरिका में रॉकी और एंडीज जैसे पर्वत हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि दो प्लेटें आपस में टकराती हैं। तो इस केस में डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होता है, इस केस में तबाही बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की, तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या होता है कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के क्या चलती है, समानांतर चलती है, पैरेलल चलती है। इसको हिंदी में कहा जाता है संरक्षी किनारा। क्या कहा जाता है इसको, संरक्षी किनारा कहा जाता है, ठीक है। जहां प्लेट जो है वो एक दूसरे के क्या चलती है, पैरेलली चलती है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जैसे सैन एंड्रियासिक भ्रंश जो है या ट्रांसफॉर्म बाउंड्री हमें देखने को मिलती है। द रॉक की मूवी है सैन एंड्रियास, वो भी अगर आप देख लोगे तो भी आपको अर्थक्वेक, प्लेट टेक्टोनिक का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे से उस मूवी में ये बताया हुआ है। तो आई ऑल्सो रिकमेंड कि संडे को जब आपको टाइम मिले तो एक मूवी है द रॉक की सैन एंड्रियास, वो जरूर देखिएगा, उसमें बहुत कुछ बताया हुआ है, ठीक है। अर्थक्वेक के बारे में, अर्थक्वेक से सीधा सुनामी भी जो है कनेक्ट होती है, उसके बारे में भी किसी और वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे क्या होती है, छेपित हो रही है। और छेपित हो रही है तो इसकी वजह से जब ये भू प्रॉपर्टी जो है एक दूसरे से टकरा रही होती है, घिस रही होती है, आपस में घर्षण हो रहा होता है, प्रॉपर्टी टूट रही होती है, तब बहुत ज्यादा ऊर्जा का संकेंद्रण होता है। और वही संकेंद्रण जब बाहर निकलता है ऊर्जा का, तो उसी को रिलीज जब होता है और उसी की
की वजह से अर्थ का कंपन होता है और उसी को हम क्या कह दे रहे हैं, भूकंप कह दे रहे हैं। ठीक है, और याद रखिएगा कि यहां पर जो जापान है वो वॉल्केनिक आइलैंड है। ठीक है, वॉल्केनो के जमाव से मतलब मिलियन ईयर्स में जो है जमाव होता है, उसके बाद जो है आप आज जो जापान देख रहे हैं वो आइलैंड फॉर्म हुए हैं, वॉल्केनिक आइलैंड है वो। ठीक है, जैसा कि आप इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं दो तीन चीजों की। जैसे यहां पर मैंने आपको बताया रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है ये, तो देखो ये है रिंग ऑफ फायर। ठीक है, रिंग ऑफ फायर में अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा इलाका यहां से लेकर यहां तक ये सब क्या है, रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। ठीक है, रिंग ऑफ फायर जो है आपको कहां पर देखने को मिलेगा, सबसे पहली बात तो पैसिफिक ओशन में देखने को मिलेगा। अगर आप देखोगे तो यहां पर जैसे जो कोकोस प्लेट है, यहां पर अगर आप देखोगे तो नाजका प्लेट है, नाजका प्लेट और इस प्लेट के टकराने की वजह से, साउथ अमेरिकन प्लेट के टकराने की वजह से यहां पर क्या बना, एंडीज बना। कोकोस प्लेट और ये पैसिफिक प्लेट के टकराने की वजह से यहां पर क्या बनता है, या क्योंकि ये पैसिफिक प्लेट क्या है, भारी प्लेट है, इसके नीचे छेपित होती है अमेरिकन प्लेट के नीचे, इसकी वजह से यहां पर हमें रॉकीज माउंटेन देखने को मिलता है। तो ये जो माउंटेन का फॉर्मेशन है, वोल्केनो का फाउंडेशन है, ये सब हमें जो फॉर्मेशन है वो देखने को मिलता है। अब इसका दूसरा साइड आ जाइए, जापान। जापान में अगर आप देखोगे तो जापान यहां पर देखो, ये जो ओकोस्त प्लेट जो है जापान इसका हिस्सा है ना। अब वैसे नॉर्मली अगर आप देखोगे तो जो पैसिफिक प्लेट है, क्योंकि वो भारी प्लेट है, इस प्लेट से जब वो टकराएगी तो पैसिफिक प्लेट नीचे जाएगी तो यहां पर आपको भूकंप, सुनामी जैसी चीजें देखने को मिलेंगी। और इधर से अगर आप देखोगे तो यूरेशियन प्लेट आती है, इधर से अगर आप देखोगे तो फिलीपींस प्लेट आती है। तो ये प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो जैसे ट्राई जंक्शन एंतोल, जैसे अगर आप देखोगे टर्की में भूकंप क्यों आता है, टर्की में इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव भूकंप आया रिसेंट में, क्यों आया, क्योंकि वो ट्राई प्लेट जंक्शन है, वहां पर तीन अलग अलग जो प्लेट हैं वो एक आपस में मिलती हैं। तो यहां पर भी अगर आप देखोगे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में, यहां पर मैं और क्लियर कर देता हूं कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ये जो पैसिफिक प्लेट है वो टकरा रही है, ये जो प्लेट है, ओकोस्ट जो प्लेट है वो टकरा रही है, ये आपस में टकरा रही है। तो इसकी वजह से यहां जो प्लेट है वो क्या हो रही है, नीचे छेपित हो रही है। और एक प्लेट क्या है, ओशिनिक प्लेट है, और एक प्लेट क्या है, आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट का हिस्सा है। ओशिनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट जब आपस में टकराती है, देन उसके बाद जो है डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होता है। वह उतने ही भयंकर भूकंप के साथ साथ उतने ही भयंकर जो है ज्वालामुखी का उद्गार हमें देखने को मिलता है। लावा जो है पानी की वजह से, अगर आप देखोगे तो नीचे जब लावे में पानी मिलेगा तो उसकी वजह से हीट जो है, प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएगा यहां पर। तो देखिए यहां पर यूरेशियन प्लेट, इधर से नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, इधर से फिलीपीन की प्लेट और इधर से पैसिफिक प्लेट जब ये आपस में टकराएंगी, एक दूसरे के नीचे छेपित होंगी, तो ये वाला जो एरिया है भूकंप के दृष्टिकोण से सबसे संवेदनशील जो है इलाका बन जाएगा। भूकंप के दृष्टिकोण से हो, ज्वालामुखी के दृष्टिकोण से हो, इवन सुनामी के दृष्टिकोण से हो, ये सारा का सारा जो एरिया है वो सबसे ज्यादा संवेदनशील हो जाएगा। तो ये रहा आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इसमें जो डॉट डॉट ये आपको दिखाया जा रहा है, यहां पर बेसिकली आपको क्या है, बेसिकली भूकंप के एरियाज हैं और साथ ही साथ यहां पर एक्टिव वॉल्केनोज भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पर जिसको प्लेट टेक्टोनिक्स अच्छे से जिसने पढ़ा है, जिसको प्लेटों की थोड़ी समझ है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में पता है, उसको पता होगा कि जापान में क्यों भूकंप आता है, जापान में क्यों सुनामी आती है। अच्छा, सिंपल सी बात है, नीचे कोई प्लेट टकरा रही है ना, तो बेसिकली पानी या समुद्र में जो है उथल पुथल तो मचेगी, उसी की वजह से जो है सुनामी भी आएगी। सुनामी किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सुनामी क्या है, सुनामी भारत में कब आई थी, भारत में आई थी तो कितने लोग उसमें, मतलब एक केस स्टडी के तौर पर हम देखेंगे। जापान में रिसेंट में जो आपका अभी रिसेंट में एक भूकंप देखने को मिला था, उसकी वजह से रिसेंट में यहां पर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, बट हाँ यहाँ पर एक जनरेट हुआ था, बेसिकली एक भूकंप ऑरिजिनेट हुआ था, उसकी वजह से यहाँ पर सुनामी आ गई थी जापान में। ठीक है, कामचटका पेनिनसुला, ठीक है, अभी जस्ट मुझे याद आया, कामचटका पेनिनसुला है ना, तो वो भी न्यूज में रहा है। तो ये अक्सर चीजें न्यूज में रहती हैं, तो लगातार इनके बारे में पढ़ते रहना चाहिए। ये हमें एग्जाम्पल के तौर पर यूपीएससी मेंस में हेल्प करती है। इवन प्रीलिम्स में जो सवाल आएगा वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, और एक होमवर्क भी दिया जिसका कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई करना है। तो ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, ऐसे इंटरेस्टेड टॉपिक्स के साथ फॉरम आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपसे मिलता रहूंगा। फिर भी अगर अभी भी कोई आपका डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।